हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें कि एक क्लास हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें कि दोस्तों हम लोग मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों आज उसकी दूसरी क्लास होने वाली है, जिसका हम लोग भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोग कतई अच्छी मेहनत करें, कतई अच्छे कंटेंट के साथ आए हैं, तो आप लोगों को भी निराशा नहीं करना है और हम लोगों का साथ देना है और हम लोग भी आप लोगों का साथ देंगे। तो दोस्तों ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा हम लोग टू द पॉइंट, टू द बात, टू द क्वेश्चन पे वार करेंगे। दोस्तों तो बढ़ेंगे आज हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है मैथ का बोल रहा है कि 2800 रुपए मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर। ठीक है, जो बात क्वेश्चन में बोलता चलेगा उसको हम लोग नोट डाउन करते चले जाएंगे। ये हमने आपको बताया है मूल मंत्र, जितना बोलता चला जाए उसको हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे। 2800 रुपए, 2800 रुपए जिसका एक जूते का एमआरपी है। क्या है? एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी अगर वस्तु आएगी जिसमें हम लोग प्रिंट होता है जो, उसको हम लोग बोलते हैं एमआरपी। उस पे क्या होता है दोस्तों? उसी पे हमें दिया जाता है डिस्काउंट। तो इसी सवाल में बोला है कि 25% और 42% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 2800 रुपए दोस्तों क्या किया गया है? पहले 25% और एक 42% की छूट दी गई है, डिस्काउंट दिया गया है। आगे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब कि दोस्तों क्या पूछा गया है? एसपी पूछा गया है। एसपी पूछा गया है। तो दोस्तों 25%, मैंने आप लोगों को बताया है फ्रैक्शन वैल्यू पहली क्लास में नोट डाउन कराया था कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? परसेंट बराबर होता है 1/100। परसेंट बराबर कितना होता है? 1/100। तो 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4। लेकिन आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा माइंड में हम लोगों को डिक्टो छपा होना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। अगर 1/4 की छूट दी जाएगी तो हम लोग बेच कितने में रहे होंगे? हम लोग 3/4 बेच रहे होंगे। हम लोग कितने में बेच रहे होंगे? 1/4 की अगर हमको छूट दी जा रही तो कितने की छूट दी जा रही है? 1 की छूट दी जा रही। किस पर दी जा रही दोस्तों? 4 पर दी जा रही है। तो हम लोग उस चीज को बेच कितने में रहे होंगे? 3/4 में। 3/4 हम लोग इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2800 इंटू 3/4। 4 सत्ते 28, 7 त्रिका 21 आ गया। 2100 हमारा कब आया? 25% की छूट हम लोग दे चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? 42% की छूट इस पे निकालेंगे। 42% की छूट निकालेंगे तो 42/100 आ गया। जीरो से जीरो कट जाएगा। 21 दूना होता है 42। 21 दूना होता है कितना? 42। और 21 चौको 84 यार कितना होता है? 88। 21 दूना 42, 21 चौको 84 और 4 कितना होता है दोस्तों? 88। तो 2100 रुपए पर 882 की छूट दे दी गई। 2100 रुपए पर 882 रुपए की छूट दी गई। तो बेचा कितने में? तो बेचा कितने में? 2100 माइनस का 882 कर देंगे, काटा पीटी घटाओ करेंगे हम लोग तो 10 में 2 चला गया 8, 9 में 8 चला गया 1, यहाँ पे बचेगा कितना? 0। तो 1 आ गया, 1 आ गया। मतलब कि कितना आ गया? 8 2 10, 8 1 9 1 10, 8 1 9 1 10। यहाँ 0 बचेगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा। 1218 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1218 इस सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1218 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2800 पे 25% की छूट दी गई, मतलब कि 1/4 की छूट दी गई। 2800 का अगर 1/4 निकालेंगे तो 700 आ जाएगा। 2800 में से 700 लेस करेंगे आ जाएगा 2100। 2100 में 42% की छूट देंगे तो कितना आ जाएगा? 882 रुपए की छूट दी गई। तो 2100 में से 882 लेस कर देंगे तो दोस्तों सवाल कितना हो जाएगा? 1218। इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का पहला सवाल हम लोग कर रहे हैं टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि कतई अच्छे लेवल के होंगे। हम लोग एक इस सवालों से हम लोग क्या हो रहे हैं? बूस्ट हो रहे हैं, बूस्टर है सवाल। तो दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बोला है
एक दुकानदार ने 600 संतरे, ठीक है, 600 संतरे और 400 केले, मतलब कि बनाना, मतलब कि इसको कर लेंगे हम ऑरेंज, ठीक है। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। 30% संतरे और 18% बनाना जो कि सड़े हुए हैं, बेकार है। तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करना है, अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ठीक है, अच्छे फलों का प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो 600 हमारे क्या है, 600 ऑरेंज है और 400 क्या है, बनाना है, जिसमें कि 30% सड़े हुए हैं। तो 70% क्या रहे होंगे, 70% जो हमारे रहे होंगे, क्या रहे होंगे, सही रहे होंगे। किस तरीके से कि 30% अगर कोई चीज सड़ी हुई है, अपने आप में हर एक चीज कितनी होती है, 100% होती है। तो 30% 100 में लेस कर दिया तो 70% हमारा ऑरेंज क्या रहा होगा, सही रहा होगा। इसी तरीके से अगर बनाना अपने आप में 100% है, 80% सॉरी 18% अगर बेकार है तो 82% कितना है, सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने परसेंटेज की बात कर ली। अब यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि 7 छंग 42, 420, इसको करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 8 चौको 32। इतना ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी में निकाल लिया, ये था हमारा परसेंटेज में। पूछा परसेंटेज पे, लेकिन हमें टोटल पे कैलकुलेट करना होगा। तो कितना आ जाएगा, 1000 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा। अब इसमें आएंगे हम लोग, कितना जाएगा, 420 और 328 जोड़ेंगे, 4 3 7, 4 3 7, मतलब कि दोस्तों आ जाएगा 748, 748 बटे 10। तो इन परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 74.8%, 74.8%। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया सवाल को। जब हम लोग आगे की क्लासों में इसी तरीके से सवाल कर रहे होंगे तो इनके हम लोग बेस्ट अप्रोच भी सीख रहे होंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो है वो बिल्डअप करना चाह रहे हैं। आप लोगों का बेसिक अगर बिल्डअप हो जाएगा तो जो मैं चीजें समझा रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी मैंने कितना निकाल दिया, 74.8%। ये क्या रहा होगा, ओवरऑल जो हमारे अच्छे फल होंगे वो 74.8% हो। किस तरीके से दोस्तों निकाला, फिर से समझ लेंगे कि 600 फल थे ऑरेंज, 400 हमारे क्या थे, केले, ठीक है। 30% सड़े हैं तो 70% सही रहे होंगे, 18% सड़े हैं तो 82% सही रहे होंगे। 400 का 82% निकाला तो 400 गुणा 82 बटे 100 आ गया 328। 600 गुणा 70 निकाला 720 आ गया। ये टोटल कितना है, सही है अपने आप में। ये टोटल कितने फल है, 600 प्लस 400, 1000 गुणा 100, 74.8%। इस सवाल में क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं कि सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि एक से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसमें 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। 4, 5, 6 से विभाजित करने में प्रत्येक बार कितना शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। रिमाइंडर कितना दिया गया, 3, ठीक है। अब सवाल में ये पूछा है कि 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इस स्थिति को संतुष्ट करती है। ऐसे सवाल दोस्तों हम लोग सीधा सा किस तरीके से करेंगे, ये एक एलसीएम का सवाल हुआ, एलसीएम एचसीएफ का सवाल हुआ। इसका पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या, इसका हम लोग निकाल लेंगे क्या, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस तरीके से, 4 सबसे बड़ी संख्या, सब कुछ ले लेते हैं एलसीएम में, सब कुछ जो फैक्टर में होता है उसका सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं, वही हमारा एलसीएम। 5 में से तो 5 ही बड़ा है और 3 है। 5 चौको 20 का 60, 60 के हमने लिख लिया। के क्या है, मैंने एक नंबर मान लिया है, गुणांक मान लिया है। 60 के प्लस का 3, ये एक नंबर है। अब हमको इसको पहुंचाना कहां तक है, 500 से जस्ट जो बड़ा नंबर हो रहा होगा वही हमारा क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। अब हम करेंगे, अगर इसको हम लोग करें 7 से गुणा करा दे के में, 7 छंग 42 हो जाएगा, 420 प्लस का 3। लेकिन अगर 60 और इसमें ऐड कर दिया जाए, अगर 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 400 एक 23 नंबर होगा
और एक नंबर कौन होगा 60 और अगर ऐड कर देंगे 8 से गुणा कराएंगे तो 483। यही एक सबसे बड़ा नंबर होगा। 500 से अगर पीछे आएंगे तो 483 एक सबसे बड़ा नंबर हो रहा होगा जो 4, 5 और 6 से डिवाइड करने पे हरदम रिमाइंडर क्या दे रहा होगा 3 दे रहा होगा। लेकिन इस तरीके के सवाल गुणा भाग इन सब की करने की कोई जरूरत होती नहीं। ये एक हुआ बेसिक अप्रोच। क्या हुआ ये एक हुआ बेसिक अप्रोच। लेकिन इस तरीके का सवाल जो रिमाइंडर दे रहा होगा ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। जिस तरीके से मैंने करेक्ट जवाब निकाला 483, ऑप्शन में जाएंगे रिमाइंडर कितना दे रहा है 3, 3 को हटा देंगे तो बचेगा कितना 400। ये जो नंबर आएगा तीनों संख्याओं से अगर वो डिवाइड है, तीनों संख्याओं से अगर डिवाइड है तो आंसर हमारा क्या हो रहा होगा, वही हमारा करेक्ट जवाब सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आई होगी ये बात कि किस तरीके से कि अगर 483 मैंने निकाला, ऑप्शन में जाएंगे रिमाइंडर घटा देंगे, इन नंबरों से डिवाइड करके संख्या में डिवाइड हो रहा है तो वही हमारा क्या हो रहा होगा करेक्ट जवाब हो रहा होगा, सही उत्तर। दो ऑप्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि कट जाते हैं हमारे। चौथा क्वेश्चन, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। 10 क्रमागत विषम संख्याएं, 10 क्रमागत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 46 है। तो ये 4 हुई और ये 4 हुई, इन दोनों का एवरेज 46 है। ठीक है, अब पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का एवरेज। सबसे छोटी मतलब इस संख्या का, और ये संख्या जब हमें मालूम हो जाएगी तो इसका क्या पूछा है एवरेज पूछा है। किस तरीके से इन सवालों, अगर दोस्तों यहाँ पे 9 संख्याएं होती, अगर 9 संख्याएं होती तो मिडिल वाला एवरेज होता, मिडिल वाला नंबर वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। लेकिन अगर समझ लें जैसे 1 2 3 संख्याएं, 3 संख्याएं 1 2 3, इसका एवरेज हरदम क्या हो रहा होगा 2 हो रहा होगा। अगर जोड़ लो 3 2 5 1 6, 6 में से 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 आएगा। वही मैंने बोला जो मिडिल नंबर होगा, जब ऑड नंबर होंगे तो जो मिडिल में नंबर आ रहा होगा वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है, औसत होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे इवन नंबर है, 10 नंबर है तो हमने 4 कॉमन पे हटा दिया, 5 और छठा को क्या है एवरेज औसत 46 है। 46 से बड़ी एक संख्या 47, 46 से एक छोटी संख्या ये नंबर 45। ठीक है, क्योंकि वो बोला है 10 क्रमागत, 10 क्रमागत क्या है 10 क्रमागत विषम संख्या है तो ये 47 होगी, तो ये 49 होगी, ये 49, ये 51 होगी, ये होगी 53 और ये होगी 55। इसी तरीके से ये 45 तो ये 43, ये 41, ये 39 और ये कितनी हो जाएगी 37। ये हमारी विषम संख्याएं हो गई 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55। ये हमारी 10 क्रमागत विषम संख्या है जिसका एवरेज कितना है 46। इन दोनों को अगर जोड़ो तो 45 और 47 कितना होता है 4 4 8 7 5 12 92। 92 का अगर एवरेज निकालोगे तो नंबर का योग जितने नंबर होते हैं उसी से हम लोग क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों 46 आ जाएगा। तो ये पूछा था कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कितना है 55 और स्मॉलेस्ट कितना है 37। ऐड कर लेंगे 7 5 12 5 3 8 1 9, 2 से डिवाइड करेंगे, इनका भी औसत क्या आ रहा होगा, इनका भी एवरेज क्या आ रहा होगा 46 आ रहा होगा, इसका भी एवरेज क्या आ रहा होगा 46। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 4 सवाल हो गए, धीरे धीरे क्लासेस जब बढ़ती जाएंगी हम लोगों की स्पीड भी उसी तरीके से उसी रफ्तार से बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप लोग, हम दोनों लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए फिर हम लोग स्पीड से भी सवाल करेंगे। आज का 5वां सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की नौका की धारा की दिशा में, धारा की दिशा क्या होती है बोट की स्पीड, बोट की स्पीड क्या होती है x + y दिया गया है 9, अब क्या दिया गया है, और धारा के विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में x - y दिया गया है 7। ठीक है, तो धारा की स्पीड याद कीजिए,
धारा की स्पीड ज्ञात कीजिए, धारा की स्पीड ज्ञात कीजिए। तो इसी को हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें पूछा है धारा की स्पीड, बोर्ड की स्पीड नहीं पूछा है, धारा की स्पीड पूछा है। माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2y बराबर 2। तो y बराबर कितना आ गया 1। यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। x प्लस वाई बोर्ड, x माइनस वाई धारा, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। y बराबर कितना आ गया 1, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये तो सिंपल सवाल हुआ। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन। एक निश्चित साधारण ब्याज से किसी धनराशि पर 3 वर्षों के प्राप्त 3 वर्षों के बाद प्राप्त मिश्र धन, मतलब कि जो प्रिंस अमाउंट प्राप्त हुआ है 37,200, और 5 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्र धन 42,000, ठीक है। तो उसी धनराशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों का 6% 8 वर्षों का एसआई पूछा है। जो हमारा प्रिंसिपल हमको मालूम करना पड़ेगा, प्रिंसिपल इस सवाल का है क्या, ठीक है, कर लेंगे। पूछा क्या दोस्तों, कोई भी धनराशि है, कोई भी प्रिंसिपल है पी, जो 3 वर्षों में जिसका अमाउंट कितना हो जा रहा है 37,200, और वही प्रिंसिपल 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 42,000। तो इसके बीच का गैप कितना आया 2 वर्ष, इसके और इसके बीच का गैप कितना आया 2 वर्ष आया। तो 2 वर्ष में ये बढ़ा कितना, 2 वर्ष में ये बढ़ा कितना, तो कर लेंगे, यहां से 2000 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा 2800 आ जाएगा, ठीक है, 2800, और यहां से आ जाएगा 2000, 008 और 2 2 4। अगर 2 वर्ष में 4800, तो 1 वर्ष में कितना 2400, क्योंकि जो एसआई होता है वो हर वर्ष बराबर होता है, जो सीआई होता है वो हर वर्ष बराबर नहीं होता है। लेकिन जब सीआई की बात आएगी तो हम लोग सीआई की बात करेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट एसआई की बात हो रही है। तो 2 वर्ष में 4800, तो 1 वर्ष में कितना 2400, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 7200, 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 7200। तो 37,200 में 7200 हम लोग लेस कर देंगे, ये क्या है 7200, यही तो हमारा एसआई है। तो 30,200 क्या आ रहा होगा, 30,000 ही हमारा क्या है, ये प्रिंसिपल है। 30,000 पर ही 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का एसआई निकालना है। 30,000 पर 0.6 गुणा 8/100, क्योंकि सुना है ना एसआई बराबर होता क्या है PRT/100, P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम बटे 100। यही मैंने किया, P और जो रेट है 6%, टाइम T बटे 100, 0 से 0 कट कर दिया, 48 तरीका कितना होता है 144, 14,400 क्या आ जाएगा 14,400 हमारा क्या आ जाएगा एसआई आ जाएगा। किस तरीके से किया कि P प्रिंसिपल 3 वर्षों में अमाउंट उसका कितना हो जा रहा है मिश्र धन 37,200, वही P 5 वर्षों में मिश्र धन कितना हो जा रहा है 42,000। तो 3 से 5 वर्ष में गैप कितना आया 2 वर्ष का, 2 वर्ष में कितना ब्याज मुझको मिला 4800, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 2400, तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा 7200, 37,200 में 7200 लेस किया 30,000 आ गया। 30,000 प्रिंसिपल मुझे मिल गया, प्रिंसिपल की ही मुझे जरूरत थी। 30,000 गुणा 6 गुणा 8 गुणा बटे 100 आ गया 14,400। समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे सवाल है, और इसी तरीके के सवाल दोस्तों एग्जाम हॉल पे आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं, बस धीरे धीरे आप लोगों की कैलकुलेशन आपको काम करना है, कैलकुलेशन तेज होना चाहिए। और मैंने बताया नंबरों पे कतई गंदी निगाह होनी चाहिए, और गंदी निगाह होना बहुत ही जरूरी है नंबर पर। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, A B C।
दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 8%, ये 8% अधिक है, ये 28% अधिक है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? मतलब कि ये बिल्कुल ही घटिया सवाल, सिंपल सवाल। तो ये अपने आप में 100% होती थी, तो ये कितना हो जाएगा 108 और ये कितना हो जाएगा 128। इसी का रेशियो पूछा है, काट देंगे हम लोग। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 27:32। इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। समझ में आ गया होगा कि सी मैंने माना 100% है, 100 से 8% अधिक होगा तो 8 कितना हो जाएगा बन के 108। 28% अधिक है तो कितना हो जाएगा 128। 108 रेशियो 128। काटा पीटी मचाई, काटा पीटी में आप लोगों को माहिर बनना है, हम लोग भी माहिर हैं, आप लोग भी बनेंगे। 27:32 इस सवाल का क्या हो गया? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। 8 नंबर, एक्स वाई, ये टाइम एंड वर्क का सवाल। एक्स और वाई किसी काम को मिलकर 10 दिनों में पूरा करते हैं। वाई और जेड 12 दिनों में, जेड और एक्स 15 दिनों में। तो एक्स उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक्स की कार उसी कार को कितने दिनों में पूरा करेगा? मैंने बनाया, क्या होता है वर्क जो होता है W बराबर कार क्या होता है, जितनी हमारी क्षमता होगी, जितने दिनों तक करेंगे उतने ही हम लोग कार कर पाएंगे। W बराबर होता है कितना? ET। लेकिन एक्स और वाई मिलकर 10 दिनों में करते हैं, वाई और जेड 12 दिनों में करते हैं, जेड और एक्स 15 दिनों में। पहले क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे अलग अलग। इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल वर्क जो होगा इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, मिल जाएगा मुझे टाइम। एलसीएम ले लिया 60, 10 चका 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। यक्स भी 2 बार आया है, वाई भी 2 बार, जेड भी 2 बार। ऐसे टाइप के यक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, सीधा आंख बीच के कर देना है 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2 बार ही आना है उन्हें। 6 5 11, 11 4 15। तो यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7.5 आ गया। अब दोस्तों पूछा है यक्स की वैल्यू पूछी है कि यक्स उसी कार को कितने दिन में अकेले कर रहा होगा। तो ये देखेंगे वाई प्लस जेड कहाँ है, वाई प्लस जेड ये है। वाई प्लस जेड की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। तो यक्स प्लस का 5 बराबर 7.5। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। बस टोटल वर्क दोस्तों कितना है? 60 है। यक्स की इफिशियंसी कितनी निकाली मैंने? 2.5 निकाली, डिवाइड कर देंगे, 0 करेंगे, 25 दूनी 50 और 25 चौको 100, 24 डेज। इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। यक्स और वाई किसी कार को मिलकर 10 दिन में, वाई जेड 12, जेड और यक्स 15। एलसीएम लिया 60 यूनिट, डिवाइड किया मैंने, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये इनकी मिलकर आई इफिशियंसी एक्स और वाई की, वाई और जेड की, जेड और एक्स की। ठीक है, जोड़ दिया मैंने, इधर भी 2 टाइम्स हुआ था, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7.5, 2 से डिवाइड किया। अब मुझे एक्स ज्ञात करना था, तो वाई प्लस जेड हमको नहीं देखा कि वाई प्लस जेड कहाँ है, यहाँ। वाई प्लस जेड की इफिशियंसी कितनी है? 5 है। 5 मैंने 7.5 में लेस किया, कितना आ गया? 2.5। 60 टोटल वर्ग था, 60 में 2.5 से डिवाइड किया, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, डिवाइड किया, काटा पीटी में जाए, कितना सवाल का उत्तर है? 24। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नाइन नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 342 है। दो संख्याएं हैं 342 है, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तन मतलब कि एचसीएफ 19 है,
ठीक है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। पेयर पूछा है कि पेयर, पॉसिबल पेयर पूछा है कितने होंगे। तो इस तरीके के सवाल को किस तरीके से करते हैं, वो संख्या कौन सी रही होगी, 19A 19B, 19A 19B, ठीक है। तो 19x और 19y मैंने संख्या मान ली, क्योंकि यहाँ पे x और y बना है। तो बस 19x प्लस 19y योग कितना दिया है, 342। 19 कॉमन करेंगे, x प्लस वाई बराबर 342। 19 से डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई बराबर 19 से कम 19, बचे कितना 15, 9 5 14, 19 8 152 होता है, ठीक है। अब x प्लस वाई कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, तो हम लोग पेयर को लिखेंगे और किन पेयरों को हटाना है, किन पेयरों को लेना है, वो मैं बताऊंगा। पहला पेयर कौन सा होगा, 1 और 17। दूसरा कौन होगा, 2 और 16। तीसरा 3 और 15, 4 और 14, 5 और 13, 6 और 12, 7 और 11, 8 और 10, 9 और 9। फिर आगे वही रिपीटेशन चलने लगेगा कि 10 और 8, फिर ये कम होते चले जाएंगे, तो ये पेयर नहीं होगा। यहां तक केवल पेयरिंग की बात चलेगी। अब पेयर कौन से हमारे पॉसिबल पेयर कौन से होते हैं, जिसमें से जो पेयर को प्राइम हो। को प्राइम क्या होता है, जिन दो संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के। इसमें तो कॉमन है, इसमें भी 15 में 5 और 3 है, इसमें भी कॉमन है, 5 और 13 एक पॉसिबल पेयर हो गया। 6 12 ये कट जाएगा, 7 11 एक पॉसिबल पेयर, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर, ये भी कट गया। 8 और 10 में 2 ही कॉमन है, 9 9 आपस में कॉमन। तो 1 2 और 3 इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में आने वाला सवाल। 3 पेयर क्या हो गए, पॉसिबल पेयर हो गए। 19x 19y वो संख्याएं होंगी। 19x प्लस 19y बराबर कितना हो गया, 342। तो 19 कॉमन किया, x प्लस वाई बराबर 342, x प्लस वाई बराबर 18, पेयर बना लिया। 1 17, 2 16, 3 15, 4 14, 5 13, 6 12, 7 11, 8 10, 9 9। ये सब कट गए क्योंकि इनमें कॉमन है, और ये 3 ही पेयर है जो को प्राइम पेयर है। को प्राइम ही हमारे पॉसिबल पेयर होते हैं। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों नहीं भूलना है। बोल रहा है सब प्रीवियस ईयर सवाल, सब एसएससी जीडी के आए हुए सवाल है। पी किसी कार के 1/3 भाग को 6 दिनों में, पी किसी कार के 1/3 भाग को 6 दिनों में, ठीक है। क्यू उसी कार के 1/4 भाग को 9 दिनों में, ठीक है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं और उन्हें कुल मिलाकर 210 रुपए मिलते हैं, भुगतान होता है, ठीक है, तो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे। उस भाग में 210 में से क्यू को कितने रुपए मिलेंगे ये पूछा है। सिंपल सवाल, इफिशियंसी जितनी होगी, हमारी जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से हमको पैसे मिल रहे होंगे, सीधी सी बात है, कर लेंगे। 1/3 भाग अगर 6 दिनों में करता है तो पूरा भाग कितने में कर रहा हूं, 1 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू 18। पी किसी कार को 18 दिनों में करता है पूरा कार, क्यू उसी कार को कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में। 9 चौको 36, 1 बराबर 9 तो 4 बराबर 36, एलसीएम लिया 36, 18 दूनी 36, 36 से कम 36। पी की इफिशियंसी कितनी आई 2, क्यू की इफिशियंसी कितनी आई 1, तो 3 की वैल्यू ही दी है 210। जितनी हमारी इफिशियंसी में हमारा काम लगता है, इफिशियंसी में ही हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 3 बराबर 210, तो 1 बराबर कितना आ गया 70। 1 की ही वैल्यू पूछी थी, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 70। क्यू की इफिशियंसी दोस्तों कितनी है 1। फिर से कि पी 1/3 कार को 6 दिनों में, तो पूरा कार कितने दिनों में 18 दिनों में। क्यू 1/4 कार को 9 दिनों में, पूरा कार कितने दिनों में 36 दिनों में। 18 36 36 टोटल वर्क डिवाइड किया 2 इफिशियंसी पी की, क्यू की 1, 2 और 1 में ही बटेगा हमारा धन पैसा। तो 3 की वैल्यू 210,
1 की वैल्यू 70। 70 इस सवाल का क्या हो गया? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। हम लोग 50% क्वेश्चन कर चुके हैं। 50% का मतलब कितना होता है? 1/2, मतलब कि 10 सवाल कर चुके हैं। बढ़ेंगे 11वें नंबर। बोला है 12,100, ये धन है। इसको दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन्हें 3 और 4 वर्षों के लिए 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है। जो ये P1 है इसको 3 वर्षों के लिए दिया जाता है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। P2 है इसको 4 वर्षों के लिए दिया जाता है 6% 6% साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो बराबर मिश्र धन प्राप्त होता है। मिश्र धन प्राप्त होता है। अच्छा, मिश्र धन प्राप्त हो रहा है तो P है 3 वर्ष है 6% रेट है, छतरिक कितना हो जाएगा? 18। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 118, क्योंकि 100 जो होता है अपने आप में प्रिंसिपल होता है। P1 बराबर P2। 4 वर्षों के लिए दिया जा रहा है 6%, रेट ही समान है, 6 चौको 24, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 124। ठीक है, तो P1 से P2 का रेशियो कितना आ गया? 124/118। काटा पीटी बचाएंगे 62, 59। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। इसी की वैल्यू कितनी दी है? इसी की वैल्यू दी है कितनी? 12,100। तो ये कितना हो गया? 9 2 11, 6 5 11 1 12, मतलब कि 121 की वैल्यू दोस्तों दिया है 121 गुणा 100। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। ठीक है, सवाल में देख लें पहले, थोड़ा सा बड़ा सवाल। मिश्र धन का दोनों भागों के बीच के अंतर, दोनों भागों के बीच का अंतर कितना है? 62 और 59 के बीच 3 का डिफरेंस है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। अंतर का 75% निकालना है। अंतर 300 है, इसका 75%। 25 3 75, 25 चौको, वैसे आपको याद होना चाहिए 75% की सीधा वैल्यू। तो करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे 75 आ जाएगा। 4 7 28, 4 5 भी 75, तिरका कितना होता है? 225 होता है। 225 इस सवाल में क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। फिर से समझेंगे, अच्छा सवाल ये भी। कोई धनराशि थी 3 वर्षों के लिए दी गई 6% ब्याज से, तो उसका मिश्र धन कितना मुझे प्राप्त हुआ? छतरिक 18 हो जाएगा। 18 ब्याज प्राप्त हुआ। 100 अपने आप में प्रिंसिपल होता है, तो 100 प्लस SI। अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होता क्या है? अमाउंट बराबर होता है SI प्लस प्रिंसिपल। वही मैंने प्रिंसिपल 100 और छतरिक 18, 118 हो गया। 118 इसी तरीके से 6 चौको 24, क्योंकि वो 4 वर्ष के लिए दिया गया, 124 आ गया। उधर मैंने भेजा, इसको नीचे लाए, रेशियो मैंने निकाला 62 से 59। इसी की प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई थी 12,100, तो 121 की वैल्यू 12,100, तो 1 की वैल्यू 100, डिफरेंस का 75%। डिफरेंस कितना है? 3, तो 3 की वैल्यू 300। 300 को 75%, 225। करेक्ट जवाब, सही उत्तर। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12। 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक स्लैब को पिघलाकर घन के आकार में ढाला जाता है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? 6a² होता है। कभी भी कोई भी सवाल आपको मिले कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, हरदम उसमें 6 से डिवाइड करो। ऑप्शन में जाइए, 1 2 3 4 ऑप्शन दिखते हैं आपको, सब ऑप्शन में जाइए, 6 से डिवाइड कीजिए। 6 से डिवाइड कीजिए, जितना शेषफल जितना आए 6 को हटा करके, उसमें ये देखना है कि कोई भी नंबर क्या स्क्वायर है, कोई भी नंबर क्या स्क्वायर है। जो स्क्वायर बन रहा होगा वही सवाल का क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हुआ, ये एकदम शॉर्ट। लेकिन हम लोग इसको अभी हम लोग सीधा बेसिक समझ रहे हैं, लेकिन मैंने ये बताया स्मार्ट अप्रोच हो क्या सकती है सवाल की। दिया है घन का क्यूब कितना होता है? क्यूब का वैल्यू कितना होता है? a क्यूब।
16, 12, 9 तोड़ लेंगे इसको हम लोग। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 3 12 9। तो ये 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। 4 दूनी 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। और नतिया 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई? 3 दूना 6 दूना 12। ए की वैल्यू मिल गई 12। इसी से हम लोग निकाल लेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, तो 6 गुणा 12 12 में 144 गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 चौक को 24 और 6 चौक को 24 2 26, 6 कम 6 2 8, 864। इस सवाल का क्या हो जाएगा? 864 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब किस तरीके से किया कि घन का वॉल्यूम है घनात के वॉल्यूम के, क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर है। तो घन का वॉल्यूम तो मुझे पता नहीं, वहां इसी से हमको उसका क्या मिल सकती है? साइड मिल सकती है। साइड मैंने निकाल ली, ए की कितनी आ गई? 12। साइड का स्क्वायर कर दिया 144, उसी का 6 टाइम हमारा क्या होता है? सरफेस एरिया होता है, क्योंकि घन में सॉरी कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है। जो सरफेस एरिया निकाला जाता है उसमें कितनी होती है? 6 होती है, जिसको हम लोग छू सकते हैं। जिसको छू ही नहीं सकते हैं उसमें सरफेस एरिया काउंट नहीं होता। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, एक व्यक्ति यहां से निकला, एक व्यक्ति जो है यहां से निकला और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, ये हमारी डी दूरी है। यहां पहुंचता है भाई यहां से चला और 2 किलोमीटर प्रति घंटे से आता है। आने और जाने में उसको कितना घंटा लगता है? आने और जाने में उसको 6 घंटे दोस्तों लगता है। तो ये पूछा है डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस कितनी होगी? तो आपने सुना है, क्या सुना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। मैं थोड़ा सा अटक क्यों गया इसमें? माइंड में मेरे इंग्लिश स्पीड है, तो मैं वही सोच रहा था यस बराबर डी बटे डी। ठीक है, तो दोस्तों अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस अगर नियत होती है, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है, जो हमारा स्पीड का रेशियो वही हमारा टाइम का रेशियो होता है। ठीक है, क्योंकि ये नियत हो जाएगी, ये के हो जाएगी, तो यस टी बराबर के बराबर कुछ, के बराबर यस, यस बराबर के। समझ गए बात को? तो ये अगर कांस्टेंट, तो यस जो होगा, सॉरी गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हुई मुझसे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो जो चाल का रेशियो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? समय के। अगर टाइम कांस्टेंट होगा, तो चाल हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्टेंस के। अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, तो डिस्टेंस भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी? टाइम के। मैंने थोड़ा सा रिवर्स बता दिया। तो इसी में क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है और स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4 से 2। तो टाइम का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं यहां से 2 से 4, 1 रेशियो 2, 2 1 3 यूनिट बराबर कितना दिया है? 6। क्योंकि टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे। यहां भी टोटल टाइम आने में कितना लगा? 3 यूनिट लगा। यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे। कहीं से भी निकाल लो कि अगर हमें टाइम 2 घंटे लगा है, स्पीड हमारी 4 है, तो दूरी कितनी होगी? दूरी क्या होती है? स्पीड गुणा टाइम। स्पीड गुणा टाइम हमारी क्या होती है? दूरी। 4 दूनी 8। यहां से भी निकाल सकते हैं कि अगर हमारी स्पीड 2 घंटे 2 किलोमीटर पर आवर है और मुझे 4 घंटे लगता है जाने में, तो कितना लगा? 4 दूनी 8। वो दूरी कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर की दूरी होगी। यहां थोड़ा सा मैंने उल्टा बताया, उसके लिए गलतियां इंसान से छोटी छोटी हो जाती हैं।
अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों कि एक विक्रेता ने 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदे। 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदे, ठीक है, और 12 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। 12 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करना है। प्रॉफिट या लॉस परसेंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल में हमको क्या करना होता है, आर्टिकल हमारे को बराबर करना होता है। 20 रुपए में 12 खरीदे, 12 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। तो यहाँ पे 12 आर्टिकल है, यहाँ पे 6 है, तो इसको भी 12 बना लेते हैं। 2 का गुणा अगर यहाँ होगा तो 2 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा। अब 20 रुपए में 12 की दर से कैंडी खरीदता है और 24 रुपए में 12 कैंडी बेच देता है। अब यहाँ पे आर्टिकल बराबर, तो 20 रुपए में बंदा खरीदा, 12 कैंडी बेच दिया। 24 में से अब उसने 24 रुपए में 12 कैंडी बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट यहाँ पे ये क्योंकि सीपी है, ये हमारा एसपी है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस, 4 का लाभ हुआ। और प्रॉफिट या लॉस परसेंट हरदम कैलकुलेट किस पे किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है, मतलब कि क्रय मूल्य पर। 4/20 गुणा 100, 4 पंचे 20, 5 दूना 10, 20% हमारा इस सवाल में क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। फिर से कि 20 रुपए में 12 कैंडी खरीदा, 12 रुपए में 6 कैंडी बेचता है। ऐसे सवालों में हम लोग आर्टिकल को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 6 था, यहाँ 12 था, मैंने बराबर किया, 2 का गुणा करा दिया, तो यहाँ भी 12 बन गया, यहाँ पे भी 2 कराना पड़ेगा, 24। 20 में खरीदा, 24 में बेचा, 4 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ? कॉस्ट प्राइस पे गुणा 100। 20% इस सवाल में क्या हो गया? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 13 हो चुके हैं सवाल। चौदह नंबर सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, समझ लेंगे उसको हम लोग। फाइव डिवाइडेड बाई 6/2 प्लस छोटा ब्रैकेट 3 × 7 डिवाइडेड 5/3, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 7 × 21 डिवाइडेड 5 × 15। इसको करेंगे 21/15, तो 3 × 7 = 21, 53/15। इसको पूरा सॉल्व करके कितना मिल गया? 7/5। यहाँ पे लिख लेंगे 7/5, ठीक है। अब ये कितना है? 6 दूनी 12, यहाँ पे लिख लेंगे 12। अब यहाँ पे 12 पंचे 60, और 60 और 7 कितना होता है? 67। तो 5 डिवाइडेड बाई 67/5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 5 × 5/67, तो 25/67 इस सवाल में क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब। ये तो आप लोगों को भी आता होगा, बेसिक सवाल हुआ, 25/67। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। दिया है a/b बराबर a/b 7/5। इस तरीके का सवाल हम लोगों ने कल भी किया था। फिर से 5a + 4b 5a - 4b, इस तरीके के सवालों में हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी पावर बराबर, यहाँ पे भी पावर बराबर। बढ़ेंगे 5 × 7 प्लस का 4 × 5 डिवाइडेड बाई 5 × 7 माइनस का 4 × 5। 7 पना 35, 5 चौको 20, 7 पना 35, 5 चौको 20, मतलब कि कितना हो गया? 55। 7 पना 35, 5 चौको 20, मतलब कितना हो गया? 15। 5 एकम 5, 5 × 15, 11/3। हलवा सवाल। इस तरीके के सवालों को गलत कभी भी नहीं करना है, इस तरीके के सवालों को गलत कभी भी नहीं करना है। 11/3 इस सवाल का हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 16
कितने हो चुके थे? अब बढ़ेंगे 16 नंबर। यक्स रुपए की एक धनराशि ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, ए रेशियो बी के हिस्से का अनुपात दिया है 3 और 5, 3:5। बी और सी के हिस्से का अनुपात 4:7। यदि बी और सी के हिस्सों के बीच का डिफरेंस 1455 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि टोटल वैल्यू पूछी गई है। तो पहले हम इन सवालों में क्या करते हैं, रेशियो को मर्ज करेंगे। रेशियो को मर्ज किस तरीके से करते हैं, मैंने बताया था सीधा गुणा, कैंची गुणा, सीधा गुणा। जब ये ए बी सी की 3 की बात कर रहा होगा, अभी जितनी बात करेगा उसी की हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं सीधा गुणा कराऊंगा, 4 3 12, कैंची गुणा 5 को 20, फिर से सीधा गुणा 7 पना 35। ये हमारा आ गया ए बी और सी का रेशियो। अब यहाँ पे क्या बोला है, बी और सी के बीच का डिफरेंस 1455 है। यहाँ पे बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 है। 15 की ही वैल्यू कितनी दी गई है, 1455 दी गई है। 15 की ही वैल्यू कितनी दी गई है, 1455। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 9 135 होता है। एक वैल्यू एक बराबर 15 9 135 और 10 बचेगा, 15 सत्ते 105। 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105। एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब टोटल पूछा है, टोटल कितना है 55 और 55 12 कितना होता है 67। गुणा कर देंगे, दोनों ही क्या है, पहली बात दोनों ही हमारे प्राइम नंबर है, 97 और 67। 67 का हम लोग इस सवाल में मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, लेकिन हम लोग सीधा गुणा कर लेंगे 97 इंटू 67। ठीक है, 7 सत्ते 49, 4 9 सत्ते 63 और 4 कितना हो गया 67। 7 6 42 की 2 फांसी लगेगा 4 और 9 6 का 54 4 58। ये 9, ये 7 2 9, ये 8 6 14, ये 5 1 6 64 99। 64 99 सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर क्या है, ए बी का रेशियो 3 5, बी सी का 4 7। मर्ज किया, सीधा गुणा 4 3 12, कैंची गुणा 5 को 20, 7 पना 35। बी और सी के बीच का डिफरेंस दिया था 15। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई थी 1455। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी 97। टोटल वैल्यू पूछी थी, ये टोटल वैल्यू है एक्स। तो एक्स कितना था 67, गुणा कराया 64 99। सवाल क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब सही उत्तर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। 17 नंबर बोला, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंता त्रिज्या, अंता त्रिज्या मतलब क्या होता है, इन रेडियस। इन रेडियस पूछा है, जैसे कि ये त्रिभुज, ये हो गया हमारा क्या, इन रेडियस पूछा है इस सवाल का। इन रेडियस पूछा है, इन रेडियस, और ये इसकी भुजा दी गई है 21 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। जब ये दिया है 21 28 35 सेंटीमीटर, तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस तरीके से, 7 त्रिका 21, 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, उसी में 7 का गुणा किया गया है। तो आप लोगों को ये पता होगा कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसमें इन रेडियस किस तरीके से निकालते हैं कि आजू बाजू भुजा का सम, और जो कर्ण होता है उसको लेस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे हम लोग कि 21 प्लस का 28 माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 2। 4 3 7 माइनस का 5 2 आ जाएगा, 7 9 14, 14 इसका आंसर आ रहा होगा। 8 1 9, 2 2 4, 35 बचा 14 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया सवाल का उत्तर, सवाल का उत्तर कितना आ गया 7। किस तरीके से किया, इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल आर, ए
प्लस का बी माइनस का सी बाई 2। सी इसमें क्या होती है, सी जो होता है लार्जेस्ट साइड होता है, लार्जेस्ट एंगल के सामने ही क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है। ए और बी आजू बाजू, सी और कर्ण डिवाइडेड बाई 2, 21 प्लस 28 माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 2, 49 माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 2, ये 14 आ गया। लेस करने पे 14 में से 2 का डिवाइड किया, कितना आ गया 7। 7 इस सवाल में क्या हो गया, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ये दोस्तों आप मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक जी जान से पढ़ना है, शानदार तरीके से पढ़ना है और चैनल का सपोर्ट करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और मन लगा के पढ़ना है, कोई दिखावाबाजी नहीं करना है। और हम लोग अब 0 to हीरो लेवल जाने वाले हैं, तो दोस्तों कोई टेंशन वाली बात नहीं, गले में थोड़ी दिक्कत इस वजह से आज हम लोगों ने केवल 17 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन हमारे रह गए, लेकिन अगली क्लास में वो सब मैं कवर करा दूंगा। तब तक दोस्तों पढ़ते रहेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, अपने माता पिता का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और जो भी आपका अपना हो उसका भी ख्याल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।